एवरीवन, वेलकम टू एजी स्मार्ट क्लासेस। भारतीय राजव्यवस्था या इंडियन पॉलिटी सीरीज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। यह वीडियो संसद या पार्लियामेंट हमारी इंडियन पॉलिटी सीरीज का 18वां भाग है। टॉपिक थोड़ा लंबा होने की वजह से एक वीडियो में कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए इसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और यह पहला पार्ट है। इसके अगले पार्ट्स भी शीघ्र ही अपलोड किए जाएंगे। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या सीरीज का पहला वीडियो देख रहे हैं तो आप पिछले वीडियोज को भी अवश्य देखें, जिससे आप बेहतर ढंग से इस वीडियो के साथ कनेक्ट कर सकें। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी नेविगेट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब संसद हमारे केंद्र सरकार का एक विधायी अंग होता है। विधायी मतलब जो कानून बनाता है और उन्हें लागू करवाता है। अब भारत हमारा देश लोकतांत्रिक है और इसने संसदीय प्रणाली को अपनाया है, जिसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। तो इस वजह से संसद भारतीय राजव्यवस्था में एक विशिष्ट व केंद्रीय स्थान रखती है। अब हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि हम इस वीडियो में आखिर संसद के टॉपिक पर हम किस किस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, कंटेंट्स क्या क्या होंगे। तो पहला तो हम देखेंगे संसद का गठन, वही दूसरा टॉपिक हम देखेंगे दोनों सदनों की संरचना, और अगला देखेंगे लोकसभा की चुनाव प्रणाली। फिर नेक्स्ट देखेंगे दोनों सदनों की अवधि। उसके बाद देखेंगे संसद की सदस्यता, कैसे संसद की सदस्यता मिलती है। फिर अगला देखेंगे संसद के पीठासीन अधिकारी, जो आप लोग टीवी पे, संसद टीवी पे देखते होंगे लोकसभा या राज्यसभा में, तो लिखा रहता है ऑन द चेयर ऑनरेबल स्पीकर, तो वो संसद के पीठासीन अधिकारी। फिर अगला हम देखेंगे संसद में नेता लोग क्या काम करते रहते हैं। फिर अगला देखेंगे संसद के सत्र कैसे चलते हैं, क्या प्रावधान है। उसके बाद देखेंगे संसदीय कार्यवाही के साधन। उसके बाद हम देखेंगे संसद में विधायी प्रक्रिया, मतलब क्या प्रक्रिया है जिससे संसद विधान बनाती है, कानून बनाती है। उसके बाद देखेंगे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अगला हम देखेंगे संसद में बजट कैसे पेश किया जाता है, कैसे प्रिपेयर होता है। उसके बाद संसद की बहुक्रियात्मक भूमिका, संसद बहुत सारे कार्य करती है, उनकी भूमिका क्या क्या है। फिर संसदीय नियंत्रण की अप्रभाविता। उसके बाद देखेंगे राज्यसभा की स्थिति क्या है हमारी संसद में। फिर देखेंगे संसदीय विशेषाधिकार क्या क्या है। फिर देखेंगे संसद की संप्रभुता। अब ये जो इतने सारे टॉपिक मैंने बताए, ये सारे टॉपिक इस संसद के लेक्चर में कवर होंगे, लेकिन इस वीडियो में ये सारे ही टॉपिक कवर नहीं होंगे। इस वीडियो में केवल यही टॉपिक कवर किए जाएंगे, ये संसद का गठन से लेकर के संसद में नेता। तो अब हम शुरुआत करेंगे। तो संविधान के अंदर, संविधान के 5वें भाग में अनुच्छेद 79 से 122 तक में संसद के गठन, उसकी संरचना, संसद की अवधि क्या होगी अलग अलग उनके, और अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार क्या मिलेंगे, संसद की पावर्स क्या होंगी, शक्तियां क्या होंगी, इनका सबका वर्णन किया गया है। तो अब हम शुरुआत करते हैं संसद का गठन। अब हमारे भारतीय संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला तो अंग है राष्ट्रपति, और दूसरा अंग क्या है? लोकसभा। तीसरा अंग है राज्यसभा। अब संविधान लागू होने के समय से ही यही नाम नहीं थे। ये नाम 1954 में ये लोकसभा और राज्यसभा नाम किए गए। इसके पहले क्या नाम था? राज्य परिषद एवं जनता का सदन। तो राज्यसभा जो थी उसका नाम था राज्य परिषद, और जो लोकसभा थी उसका नाम था जनता का सदन। आपको कई जगह यह भी मिलेगा कि राज्यसभा उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, लेकिन हमारे संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि राज्यसभा बड़ी है, लोकसभा छोटी है, ऐसा कुछ भी वर्णन नहीं किया गया है। अब हमारी संसद में 2 सदन होते हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा हैं। तो अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो लोकसभा जो है, ये इसमें जो कारपेट होती है वो ग्रीन कलर की होती है, और राज्यसभा जो है इसकी जो कारपेट है वो रेड कलर की होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि लोकसभा में जो हरे रंग की कारपेट बिछाई गई है, इसका कारण है लोकसभा पहुंचने वाले जो जनप्रतिनिधि हैं, इनका चुनाव जनता स्वयं करती है। ये जनप्रतिनिधि जमीनी तौर पर जनता से जुड़े हुए होते हैं। घास और कृषि के रंग को इसके प्रतीक के तौर पर माना जाता है, इसलिए यहाँ हरी कारपेट बिछाई जाती है। और बात करें राज्यसभा की, तो यहाँ लाल रंग की कारपेट बिछी हुई नजर आती है। ये रंग राजसी गौरव और स्वाधीनता संग्राम में शहीदों के बलिदान का प्रतीक माना जाता है, इसलिए राज्यसभा के लिए कारपेट का रंग लाल चुना गया।
अब राष्ट्रपति जो है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता और ना ही वह संसद में बैठता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संसद से जब कोई भी विधेयक पारित हो जाता है वो विधि या कानून तब तक नहीं बनेगा जब तक कि राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति ना दे दे। वहीं राष्ट्रपति संसद के कुछ सेलेक्टेड चुनिंदा कार्य भी करता है, जैसे राष्ट्रपति दोनों सदनों का सत्र आहूत करता है और सत्रावसान करता है, लोकसभा का विघटन करता है और अगर संसद का सत्र ना चल रहा हो तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं दोनों सदनों की संरचना। कौन कौन से दो सदन? पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं राज्यसभा की संरचना। अब राज्यसभा में जो अधिकतम सीटिंग कैपेसिटी है वो 250 है। इनमें से 238 सदस्य राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि होंगे, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगर हम बात करें अभी की तो वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 4 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और ये सीट कहाँ किस स्टेट से कितनी सीट है ये संविधान के 4वीं अनुसूची में लिखा गया है। अब देखते हैं राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व क्या है। तो राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। यहाँ पर निर्वाचित शब्द पर अंडरलाइन कर लीजिएगा। इनका चुनाव कैसे होता है? इनका चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर ही होता है, जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम है। ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम क्या है ये मैंने आपको राष्ट्रपति वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। और राज्यों में इनकी सीटों का बंटवारा कैसे होता है कि किस राज्य में कितनी सीटें होंगी, वो उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि अलग अलग राज्यों में जनप्रतिनिधियों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे मैं इसको जूम करूं तो आप देख सकते हैं इधर सबसे अधिक सीटें हैं उत्तर प्रदेश में 31 सीट। जो नीचे लिखा गया है उस पर आप ध्यान दीजिए, ऊपर वाला लोकसभा की सीटें हैं, नीचे 31 सीट सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में। फिर इधर बिहार में 16 सीट है, लद्दाख में एक भी सीट नहीं है, जम्मू कश्मीर में 4 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में देखें तो 11 सीटें हैं, गुजरात में 11 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं। तो जिस राज्य में जितनी जनसंख्या है उसी हिसाब से उनकी सीटों का बंटवारा किया गया है। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात देखें तो अमेरिका में जो सीनेट है वहां पर राज्यों का प्रतिनिधित्व बराबर होता है। वो लोग जनसंख्या के आधार पर ये बंटवारा नहीं करते हैं। हालांकि अमेरिका में जनसंख्या के स्थान पर सभी राज्यों को सीनेट में समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। अमेरिका में टोटल 50 स्टेट्स हैं और हर राज्य में 2 सीटें निर्धारित की गई हैं, तो वहां की सीनेट में कुल 100 सीटें हैं। भारत की राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 250 सीटें। अब हम देखते हैं संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व। अब संघ राज्य क्षेत्र क्या है? यूनियन टेरिटरी। तो राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्र का प्रत्येक प्रतिनिधि इस कार्य के लिए निर्मित एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है और ये चुनाव भी सेम उसी प्रकार से होते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें केवल 2 ही ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, जहाँ के प्रतिनिधियों को राज्यसभा में सीटें मिली हैं। अन्य जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी जनसंख्या काफी कम है, इसलिए उन्हें राज्यसभा में अलग से प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। अब देखते हैं जो राष्ट्रपति नामित या नाम निर्देशित सदस्य जिन्हें हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं वो सदस्य कैसे आते हैं। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को नॉमिनेट करता है जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होता है। अब इसके पीछे उद्देश्य था कि नामी या प्रसिद्ध व्यक्ति बिना चुनाव के भी राज्यसभा में आ सके, जबकि अमेरिका में ऐसा कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं आता है सेनेट में। यही वजह है कि सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के सांसद बन गए थे, रेखा बन गई थी राज्यसभा की सांसद। वहीं पर देखें तो आज हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, वो चुनाव के माध्यम से तो नहीं आ सकते थे, तो उन्हें राज्यसभा का मेंबर बनाया गया, लेकिन वो नॉमिनेटेड नहीं है। अब हमने राज्यसभा की संरचना के बारे में बात कर ली। अब हम देखते हैं लोकसभा की संरचना क्या है। तो लोकसभा की अधिकतम संख्या जो मैक्सिमम सीटिंग कैपेसिटी निर्धारित की गई है वो है 552, जिनमें 530 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं और 20 यूनियन टेरिटरीज के प्रतिनिधि हैं। पहले एंग्लो इंडियन समुदाय के भी 2 सदस्यों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता था, लेकिन अब वो प्रावधान
हटा ही दिया गया है। तो इसके बाद से अब एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को राष्ट्रपति नॉमिनेट नहीं करेगा। अब वर्तमान में लोकसभा में 543 इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जिनमें 530 सदस्य राज्यों से हैं और 13 सदस्य यूनियन टेरिटरीज से हैं। अब देखते हैं लोकसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसे होता है। तो लोकसभा में चुनाव प्रक्रिया कैसी होती है लोकसभा के सदस्यों की? ये प्रत्यक्ष मतदान होता है। आप में से बहुत लोगों ने लोकसभा के चुनाव के लिए मतदान भी किया होगा, करना भी चाहिए। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र बना दिए जाते हैं। वहां पर राज्यों के प्रतिनिधि चुनाव के लिए खड़े होते हैं और चुनाव जीतने के बाद वो सांसद के रूप में संसद के या लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं। भारत का हर व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और जिसे संविधान के अनुसार मतलब वो भारत का नागरिक है, तो उसे मतदान करने का अधिकार है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ होशियार लोग होते हैं, उन्हें मतदान ना करने का अधिकार मिला हुआ है। तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान करने की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो 1988 से पहले मतदान की आयु जो थी वो 21 वर्ष थी, बाद में ये 18 वर्ष कर दी गई। फिर अगला टॉपिक है इसी में लोकसभा की संरचना में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व। अब हमारे संविधान ने ही संसद को यूनियन टेरिटरीज के मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको चुनने के लिए संसद को ही अधिकार दिया है कि आप विधि बनाओ, आप कोई लॉ बनाओ, उसके अनुसार आप यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव को संसद का सदस्य बनाने के लिए फ्री हैं। तो संसद ने एक संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 बनाया, जिसके तहत संघ राज्य क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत लोकसभा के सदस्य चुन लिए जाते हैं। अब लोकसभा में कोई मतलब नॉमिनेटेड मेंबर अब तो नहीं रह गया, लेकिन पहले ये एंग्लो इंडियन वाला जो प्रावधान था, तो अगर राष्ट्रपति को लगता था कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राष्ट्रपति इस समुदाय के 2 लोगों को नॉमिनेट कर सकता था। भाई लोकसभा में 2 ऐसे मेंबर आ जाएं जो सरकार के द्वारा ही लाए गए हैं, मतलब राष्ट्रपति भी सरकार की ही बात मानता है। तो अगर सरकार किन्हीं 2 लोगों को संसद का सदस्य बना देती है, नॉमिनेट कर देती है, उन्हें उसके अधिकार विशेष अधिकार मिल जाएंगे और भी बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, तो वो सरकार के पक्ष में ही रहेंगे हमेशा। इससे सरकार को क्या फायदा होगा? सरकार को फायदा ये होगा कि उसके जो अंदर वो कोई विधेयक लेके आ रही है तो उसके लिए वोटिंग में 2 और मेंबर ऐड हो जाते हैं। तो हमेशा ही राष्ट्रपति को हमेशा ही लगता था कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो हर बार 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्ति ऐड कर ही दिए जाते थे, नॉमिनेट कर दिए जाते थे। शुरुआत में ये जो उपबंध किया गया था संविधान में, ये केवल 1960 तक के ही लिए था, लेकिन फिर 95th अमेंडमेंट हुआ, 95वां संविधान संशोधन हुआ 2009 में। इस उपबंध को 2020 तक के लिए फिर बढ़ा दिया गया था। बाद में मोदी जी ने इस उपबंध पर कोई आगे बढ़ाने का काम ही नहीं किया, तो इसके बाद से इस लोकसभा के बाद से अब नॉमिनेटेड मेंबर हट ही जाएंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लोकसभा की चुनाव प्रणाली। तो लोकसभा की चुनाव प्रणाली कैसे कैसे चुनाव होता है वो चीजें हम आगे अब समझते हैं। तो हमने सबसे पहला तो जाना कि लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर होता है। जहां पे भी जनता डायरेक्टली वोट करती है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, और प्रत्यक्ष चुनाव होगा तो उनके अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र बनेंगे। तो लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन कराने के लिए जो अलग अलग राज्य हैं, सभी राज्यों में स्टेट के हिसाब से निर्वाचन क्षेत्रों में उन्हें बांट दिया गया है। अब लेकिन ये बांटने का तरीका क्या होगा, किस हिसाब से बांटा जाएगा, इसका हमारे संविधान में ही उपबंध किया गया है। क्या उपबंध है कि लोकसभा में सीटों का जो आवंटन होगा प्रत्येक राज्य को, वो इस तरह से होगा कि जो टोटल उस राज्य में टोटल जितनी सीट्स होंगी लोकसभा की, उसका रेशियो उस राज्य की जनसंख्या के साथ हर राज्य में सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए 2 राज्य हैं, राज्य ए और स्टेट बी। मान लीजिए इस राज्य में टोटल 100 लोग हैं और इस राज्य में 1000 लोग की जनसंख्या है। तो इनमें और इसमें दोनों में अगर सीट समान कर दें, मान लीजिए 5-5 सीट हम दे देते हैं, तो इसका जो अनुपात होगा वो कितना होगा? ये 20 गुना, मतलब एक सीट पे 20 लोग हैं और इसमें एक सीट पर 200 लोग हैं, 200 लोग वोट कर रहे हैं, तो ये तो अनुपात बराबर हुआ नहीं। और वहीं अगर हम इस स्टेट में, स्टेट बी में 50 सीटें कर देते हैं, अब इसका अनुपात क्या होगा? एक सीट के लिए कितने लोग वोट करेंगे? 20 लोग इधर
और इधर एक सीट के लिए कितने लोग वोट करेंगे? 20 लोग इधर भी वोट करेंगे। तो अब ये जो अनुपात है वो अनुपात बराबर हो गया। तो संविधान ने कहा है कि लोकसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य को ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। लेकिन यह उपबंध उन स्टेट्स पर लागू नहीं होगा जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम है। और संविधान ने दूसरा उपबंध क्या किया? दूसरा उपबंध है कि प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा, मतलब प्रत्येक राज्य, मान लीजिए ये राज्य है ए, इसको प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में हम इसको बांट देते हैं ऐसे। तो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में इस तरह से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात सभी राज्यों में यथासाध्य एक ही हो। अब अगर हम इसको संक्षेप में कहें तो संविधान ये सुनिश्चित करता है, पहली चीज कि राज्यों के बीच, और दूसरा उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के बीच प्रतिनिधित्व में एक रूपता रहे। यहां पर जो जनसंख्या की बात कर रहे हैं हम, तो जनसंख्या का मतलब वो है वो अंतिम जनगणना जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं। मतलब अभी जो 2021 की जनगणना है वो प्रकाशित तो हुई नहीं है, पता नहीं हुई भी है या नहीं। 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार ही ये जनसंख्या का आंकड़ा लगाया जाएगा। लेकिन नहीं, ये भी गलत है। क्यों? इसके लिए हम आगे देखते हैं। प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। तो प्रत्येक हर 10 साल बाद तो सेंसस होता है, जनगणना होती है, तो उसकी समाप्ति पर फिर से पुनः समायोजन किया जाता है। राज्यों को लोकसभा में स्थानों का बंटवारा किया जाता है और प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन भी किया जाता है। यह हमारे संविधान में उपबंध है। तो हमारी संसद को यह अधिकार मिला हुआ है कि वो इन सब कामों के लिए वो बनाए, रीतियां बनाए, कानून बनाए और उनका निर्धारण करे। तो संसद ने इसी सब के तहत 1952, 1962, 1972 और 2002 में परिसीमन आयोग अधिनियम लागू किए। तो टोटल कितने अभी तक परिसीमन आयोग आए हैं? 4 परिसीमन आयोग आए हैं। लेकिन ये बड़ा टफ टास्क था कि हर बार हर 10 साल बाद लोकसभा में अलग अलग, मतलब परिसीमन आयोग के बाद फिर से स्थानों का बंटवारा किया जाए। ये इतना आसान भी नहीं है, हलवा भी नहीं है, पैसे भी खर्च होते हैं। तो 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को वर्ष 2000 तक स्थिर कर दिया गया। और ये किया मतलब कौन सी जनगणना के आधार पर किया गया था? ये 1971 की जनगणना के आधार पर इसे स्थिर कर दिया गया था। फिर उसके बाद फिर 84वां संशोधन अधिनियम 2001 आया। उसमें क्या हुआ? अगले 25 सालों तक के लिए फिर इसे बढ़ा दिया गया, यानी 2026 तक के लिए। अब जो 84th अमेंडमेंट हुआ था 2001 में, 84वां संशोधन, उसमें सरकार को यह शक्ति दे दी गई थी कि 91 की जनगणना के आधार पर वो राज्य के जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र हैं उनका फिर से समायोजन करे, उनका फिर से परिसीमन करके उनमें सीटों का बंटवारा करे। लेकिन फिर से 87वां संविधान संशोधन अधिनियम आया 2003 में। इसमें निर्वाचन क्षेत्र का जो परिसीमन था वो 2001 की जनगणना के आधार पर करने के लिए कहा गया, ना कि 1991 के आधार पर। और जो इस तरह के जो बदलाव होते हैं वो लोकसभा में स्थानों के आवंटन की जो संख्या है उसको बदले बिना किए जाते हैं। मतलब अभी जैसे 543 सीटें हैं, तो ये जो सीटों की संख्या है उसको बिना बदले ही मतलब ये किया जाता है। फिर अगला हम देखते हैं अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। तो हमारे संविधान में किसी धर्म के लिए तो प्रतिनिधित्व की जो पद्धति है उसका परित्याग कर दिया गया है, लेकिन जनसंख्या के अनुपात के आधार पर जो शेड्यूल कास्ट हैं और शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनमें लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई हैं। शुरुआत में यह आरक्षण केवल 10 वर्ष के लिए किया गया था, मतलब 1950 से 1960 तक। लेकिन बाद में इसे हर 10 वर्ष के बाद फिर से 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। अब कौन मोल लेगा भाई अपने वोट को लेकर के? वोट्स कट जाएंगे। तो 95th अमेंडमेंट 2009 में इस आरक्षण को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। फिर मोदी गवर्नमेंट के शासन में 104वें अमेंडमेंट 2020 के द्वारा फिर से इसे 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। और उसी 104वें अमेंडमेंट में ही जो एंग्लो इंडियन के लिए जो सीटें थी उसको भी हटा दिया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो लोकसभा है उसके चुनाव में हमने प्रत्यक्ष निर्वाचन ही क्यों अपनाया। जैसे हमने देखा था राष्ट्रपति के चुनाव में एकल संक्रमणीय मत है,
उसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व है, मतलब प्रोपोर्शनलिटी सिस्टम के आधार पर चुनाव किया जाता है। और हमने राष्ट्रपति वाले में ये भी देखा था कि ये जो प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इसमें क्या खामियां हैं। तो हमने फिर भी उस कमी वाले को ही क्यों अपनाया, हमने प्रत्यक्ष चुनाव को ही क्यों अपनाया, आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्यों नहीं अपनाया। तो हमारे जो राज्यसभा है उसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है, लेकिन इस प्रणाली को लोकसभा में नहीं अपनाया गया। इसकी जगह प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के जरिए लोकसभा के सदस्यों को निर्वाचित करने का आधार बनाया गया है। अब इस जो ये वाला जो सिस्टम है प्रतिनिधित्व का, इसके तहत प्रत्येक जो सदस्य है वो एक निश्चित जमीन या निश्चित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे उसका निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। हर निर्वाचन क्षेत्र से एक निश्चित ही आदमी प्रतिनिधित्व निर्वाचित होता है, और ऐसे जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनको एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। तो इस पद्धति के तहत जिस प्रत्याशी को ज्यादा मत मिलेंगे वो जीत जाएगा, वो विजयी घोषित कर दिया जाएगा। इस पद्धति में जो खामियां मैंने बताई थी वो ये है कि ये अल्पसंख्यक जो छोटे समूह हैं उनके प्रतिनिधित्व को सुरक्षित नहीं कर पाता है। वही जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, इसका उद्देश्य क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के विभेद को हटा देना है, और इस व्यवस्था में लोगों के सभी वर्गों को अपनी संख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व मिल जाता है। यहां तक कि सबसे छोटी जनसंख्या वाले वर्ग को भी विधानमंडल से इसका हिस्सा मिल ही जाता है। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी सिस्टम है, इसके दो तरह के प्रकार हैं। इनका मतलब क्या क्या प्रकार है। एक तो होता है एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था, मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, और दूसरा होता है सूची व्यवस्था। अब भारत में राज्यसभा, राज्य के विधान परिषदों, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एकल हस्तांतरणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम की व्यवस्था को अपनाया गया है। अब जो हमारी संविधान सभा थी जिसने ये सब बनाया है, उनमें कुछ सदस्यों ने लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए भी यही से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की को ही मतलब अपनाने के लिए उसकी वकालत की थी, लेकिन संविधान ने इसे कुछ कारणों से नहीं अपनाया। वो क्या क्या कारण थे? पहला तो ये है कि मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया ये काफी जटिल है, इसे समझने में कठिनाई होगी, क्योंकि देश में उस समय शैक्षणिक जो स्तर था वो बहुत ही कम था। और दूसरी चीज ये थी कि जो बहुदलीय व्यवस्था है, इतने ज्यादा दल हैं हमारे देश में कि इसके कारण संसद कभी स्थिर रह ही नहीं पाएगा। और ये जो हमारी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, इसमें कुछ दोष भी हैं, जैसे ये काफी ज्यादा खर्चीली व्यवस्था है, और इस व्यवस्था में उपचुनाव का कोई अवसर नहीं है। जैसे किसी का चुनाव रद्द कर दिया गया, किसी सांसद का, या कोई किसी की असमय मृत्यु हो गई, तो उसके बाद फिर हमारी इस समय की व्यवस्था के अनुसार तो उसका उपचुनाव करवा दिया जाता है उतने ही समय के लिए। लेकिन ये जो ये वाली आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली व्यवस्था है, इसमें उपचुनाव का कोई अवसर नहीं मिलता है। और तीसरा क्या होगा कि यह मतदाताओं और प्रतिनिधियों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको कम करता है, क्योंकि कोई मतलब होता ही नहीं है कि वो एक निर्वाचन क्षेत्र से कोई एक आदमी है, तो ये मतलब बॉन्डिंग खत्म कर देता है। और जो अल्पसंख्यक और वर्ग हैं उनके सामूहिक हितों को बढ़ावा देती है। और पांचवा इसका दोष होगा कि ये पार्टी व्यवस्था के महत्व को बढ़ावा देगी, लेकिन जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, उनके महत्व को ये कम कर देती है ये व्यवस्था। तो ये तो हमने जाना कि हमने लोकसभा में आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली जो व्यवस्था है इसको क्यों नहीं अपनाया। अब हम देखते हैं आगे दोनों सदनों की अवधि क्या होगी। दोनों सदनों का मतलब पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो हम इसमें सबसे पहले चर्चा करते हैं राज्यसभा की अवधि। तो राज्यसभा जो सबसे पहली बार 1952 में स्थापित की गई थी, एक निरंतर चलने वाली संस्था है, मतलब कि ये एक स्थायी संस्था है और इसका विघटन नहीं होता। लेकिन इसके जो 1/3 सदस्य हैं, जैसे मान लीजिए 300 सदस्य अगर होते हैं तो 1/3 इसका कितना हुआ? 100 सदस्य। तो 100 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाएंगे, और जो ये सीटें खाली हो गई उनके रिटायरमेंट के बाद, ये सीटें चुनाव के द्वारा फिर से भरी जाती हैं। और चुनाव किस तरह का होता है इनका? आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें वोट करते हैं, और सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य कितनी भी बार चुनाव लड़ सकते हैं और नॉमिनेट हो सकते हैं। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के लिए कोई पदावधि का निर्धारण नहीं किया था कि वो कितने साल के लिए उनकी पदावधि होगी। इसे संसद पर छोड़ दिया गया था। इसी के आधार पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 का था, उसके आधार पर संसद ने कहा कि राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 साल की होनी चाहिए। और इस अधिनियम के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को पहली बार राज्यसभा में चुने गए सदस्यों की जो अवधि है, पदावधि है, उसे कम करने का भी अधिकार दे दिया गया। अब इसके बाद हम देखते हैं संसद का दूसरा सदन यानी लोकसभा, उसकी अवधि क्या होगी। तो राज्यसभा जैसे हमने देखा कि ये एक स्थायी सदन है,
लेकिन लोकसभा जारी रहने वाली संस्था नहीं है। और अगर सामान्य तौर पर देखें तो इसकी अवधि आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 वर्षों के लिए होती है। इसके बाद यह खुद ही विघटित हो जाती है। हालांकि राष्ट्रपति को 5 साल से पहले किसी भी समय इसे विघटित करने का अधिकार है। इसके खिलाफ न्यायालय में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा लोकसभा की अवधि जो इमरजेंसी सिचुएशन है, आपातकालीन स्थिति है, उसमें एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। लेकिन इसका विस्तार किसी भी दशा में इमरजेंसी खत्म होने के बाद 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं हो सकता। मतलब क्या है कि अगर कभी इमरजेंसी लग जाती है तो फिर जैसे इमरजेंसी खत्म होगी तो उसके बाद चुनाव 6 महीने के भीतर भीतर करवा लेना होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं संसद की सदस्यता। तो सदस्यता के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है? एक तो ये भी एलिजिबिलिटी है, हमारा नेता जिंदाबाद, कट्टा लेके टहल रहे हैं, पैसा, ये एलिजिबिलिटी तो वैसे ही है। लेकिन इसमें एलिजिबिलिटी एक्चुअल में होनी क्या चाहिए संसद की सदस्यता के लिए? पहला तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और उसे इस अपने जो उद्देश्य के लिए चुनाव आयोग के द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होगी और अपनी शपथ में जो है वो सौगंध लेगा कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगा और वह भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा। और एज क्या है? राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु और लोकसभा में स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का उसे होना चाहिए। और उसके पास ऐसी भी अर्हताएं होनी चाहिए जो संसद निर्धारित करे या संसद उसे मांगे, वो एलिजिबिलिटी भी उसके लिए होनी चाहिए। इसके बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का जो है उसने भी संसद के लिए कुछ अर्हताएं, एलिजिबिलिटी निर्धारित की हैं। वो क्या क्या है? जैसे जो व्यक्ति चुनाव के लिए खड़ा हो रहा है उस व्यक्ति को उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के उसी निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। मतलब वो जैसे किसी ए जिले के लिए वो चुनाव के लिए खड़ा हो रहा है तो उसे ए जिले का ही मतदाता भी होना चाहिए। और ये जो प्रावधान था ये लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के निर्वाचन के लिए अनिवार्य है। लेकिन वर्ष 2003 में सरकार ने राज्यसभा के निर्वाचन के लिए यह बाध्यता समाप्त कर दी थी। बाद में 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार का ये जो निर्णय था उसको वैधता दे दी। और दूसरी एलिजिबिलिटी क्या है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कि यदि कोई व्यक्ति आरक्षित सीट पर चुनाव के लिए खड़ा होता है तो उसे किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होना चाहिए। मतलब कोई अगर SC ST कि रिजर्व सीट पर चुनाव के लिए खड़ा हो रहा है तो उसे SC ST होना भी चाहिए। लेकिन अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य उन सीटों पर भी चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं जो उनके लिए आरक्षित नहीं है। मतलब कि वो सामान्य सीट पर तो चुनाव जीत ही सकते हैं, लेकिन वो अगर SC ST सीट, रिजर्व सीट पर किसी को खड़ा होना है तो वो जनरल नहीं हो सकता। उस सीट के लिए SC ST ही होना अनिवार्य है। अब हमारे संविधान ने जो एलिजिबिलिटीज बताई थी वो तो अलग है, लेकिन कुछ निरअर्हताएं भी बताई हैं कि ऐसा व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं बन सकता। वो क्या क्या है? वो है कि यदि कोई भारत की सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, यदि वह विकृत है या फिर वो घोषित दिवालिया है, या वो अगर भारत का नागरिक नहीं है या उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर ली है तो भी वो एलिजिबल नहीं होगा। वो संसद का जो कोई कानून है उसके अनुसार वो एलिजिबल नहीं पाया जा रहा है। और 1951 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार कुछ निरअर्हताएं हैं कि अगर वो चुनावी अपराध या चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार दिया गया है। इसी के तहत इंदिरा गांधी को मतलब इनएलिजिबल घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने इमरजेंसी लागू कर दी थी। और दूसरा इसके तहत क्या है कि अगर उसे किसी अपराध में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा ना हुई हो परंतु प्रतिबंधात्मक निषेध विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति का बंदीकरण निरअर्हता नहीं है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को अपराध में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा हुई होगी तो वो चुनाव के लिए नहीं खड़ा हो सकता। और वो निर्धारित समय के अंदर चुनाव का जो खर्च है उसका ब्यौरा देने में भी अगर असफल रहता है तो भी वो निरअर्ह हो जाएगा। फिर एक प्रावधान ये भी है दल बदल के आधार पर निरअर्हता। तो संविधान के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को संसद की सदस्यता के में वो अगर वो दल बदल कर रहा है तो उसे 10वीं अनुसूची के उपबंधों के अनुसार दल बदल का अगर दोषी पाया गया है तो उसे मतलब इनएलिजिबल करार कर दिया जाएगा। इसमें प्रावधान क्या क्या है? अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से ही उस पार्टी को छोड़ देता है जिससे उसका चुनाव हुआ है, जिसके टिकट पर उसे जीत मिली है, तब भी वो मतलब बाहर हो जाएगा।
दूसरा दूसरा पॉइंट है कि अगर वो अपने जो राजनीतिक दल है उसने उसे कोई निर्देश दिया और वो उस निर्देश का पालन नहीं करता है, उस हिसाब से वो मतदान नहीं करता है, तब भी वो इनएलिजिबल कर दिया जाएगा। और अगर कोई निर्दलीय व्यक्ति चुना गया है और वो चुनने के बाद वो किसी पार्टी में शामिल हो जाता है तो भी वो इनएलिजिबल हो जाएगा। और चौथा है कि अगर कोई जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो 6 महीने के बाद अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में आ जाता है तो भी वो इनएलिजिबल हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि इसका फैसला कौन करेगा कि वो एलिजिबल है या नहीं है। तो इसका फैसला संविधान के 10वीं अनुसूची के तहत जो ये सवाल है इनका निपटारा राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति और लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इस पर काफी ज्यादा डिबेट्स हुई हैं कि ये फैसला न्यायालय को करना चाहिए, लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं हो पा रहा था। लेकिन बाद में 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि सभापति और अध्यक्ष जो हैं राज्यसभा के और लोकसभा के, इनके निर्णय की भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। कब से? 1992 के बाद के जितने भी निर्णय हैं। एक चीज ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य बन जाता है तो उसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत उसे 10 दिनों के भीतर ये बताना ही होगा कि उसे किस सदन में रहना है, और अगर वो सूचना नहीं देता है तो उसकी राज्यसभा की सीट खाली हो जाएगी। वहीं पर अगर किसी एक सदन का सदस्य है, जैसे राज्यसभा का सदस्य है, और वो लोकसभा के लिए चुन लिया जाता है तो चुनने के बाद उसकी राज्यसभा की सीट खाली हो जाएगी। वहीं पे अगर कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य है, किसी राज्य के विधानमंडल का, और वो संसद का सदस्य चुन लिया जाता है तो उसे 14 दिनों के अंदर अंदर राज्य के विधानमंडल की सीट को खाली करना होगा, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो संसद से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई इनएलिजिबल व्यक्ति संसद में चुन लिया गया, निर्वाचित हो गया, तो हमारे संविधान की किसी भी प्रक्रिया द्वारा उसके चुनाव को शून्य या फिर अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता है। ऐसे जो मुद्दे हैं उनको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 का है उसके द्वारा सुलझाया जाता है, और इसके अंतर्गत जो हाईकोर्ट है, उच्च न्यायालय, उसके चुनाव को अमान्य या शून्य ठहरा सकता है। और अगर वो असंतुष्ट व्यक्ति उच्च न्यायालय के इस निर्णय से असंतुष्ट है तो वो इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में भी जा सकता है। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे संसद के पीठासीन अधिकारी, एक लोकसभा के और दूसरे राज्यसभा के। तो संसद के प्रत्येक सदन में अपने एक एक पीठासीन अधिकारी होते हैं, ऑनरेबल चेयरपर्सन। तो लोकसभा के अधिकारी को क्या कहा जाता है? लोकसभा का अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष भी होता है एक, और राज्यसभा में जो होता है उसको सभापति और उपसभापति कहा जाता है। इसके अलावा लोकसभा में जो अध्यक्ष है उसका एक पैनल भी बनाया जाता है, और राज्यसभा में भी उपसभापति का पैनल नियुक्त किया जाता है। अब देखते हैं पहला, लोकसभा का अध्यक्ष। तो लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? ये उन्हीं जो लोकसभा के सदस्य हैं उनकी बैठक होती है। तो पहली बैठक के पश्चात ही जो वहां पे उपस्थित मेंबर्स हैं उनके बीच में से ही अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अब जाहिर तौर से है कि जो पार्टी बहुमत में होगी उसी का ही बहुमत होगा, तो उसी का ही मतलब अध्यक्ष भी होगा उसी पार्टी का ही। और अगर अध्यक्ष का पद रिक्त है तो जो वहां की लोकसभा है वो इस रिक्त स्थान के लिए किसी अन्य सदस्य को चुनती है, और राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तारीख को निर्धारित करता है। नॉर्मली जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो लोकसभा की जो पूरा टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड तक अपना पद धारण करता है, लेकिन उसका पद कुछ मामलों में इससे पहले भी समाप्त हो सकता है। जैसे क्या क्या? अगर वो सदन का सदस्य ना रहे, और दूसरा है अगर वो मतलब रिजाइन कर दे, उपाध्यक्ष को संबोधित मतलब अपना लेटर लिख के रिजाइन कर देता है, और रिजाइन करने के लिए वो अपना लेटर उपाध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष को ही संबोधित करता है। और तीसरा है अगर लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाना है तो फिर क्या करेंगे कि जो लोकसभा के उस समय के सदस्य हैं वो सभी लोग एक संकल्प पारित करेंगे उसे हटाने के लिए, और ऐसा संकल्प लेकिन तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के पहले 14 दिन की सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को ना दी गई हो। और जब अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन रहता है तो अध्यक्ष उस समय अपनी चेयर पर नहीं बैठेगा, लेकिन उसे लोकसभा में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार मिलेगा, और ऐसी स्थिति में उसे मतदान करने का भी अधिकार होगा। यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात है कि जब लोकसभा का विघटन होता है, विघटन मतलब जब 5 साल सरकार के पूरे हो गए, तो उस समय अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता है।
वो नई लोकसभा की पहली बैठक तक अपना पद धारण करता है। अब हम देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष के की शक्तियां और उसके कार्य। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो अपने प्रतिनिधियों का मुखिया होता है, मतलब लोकसभा के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनका सबका मुखिया होता है। और वो सदस्यों की शक्तियों और जो उनको विशेषाधिकार मिले हैं उनका एक तरह से गार्जियन होता है। और लोकसभा का अध्यक्ष है, उसकी शक्तियों का स्रोत क्या है? 3 स्रोत है। पहला तो भारत का संविधान, दूसरा क्या है लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के जो नियम है उससे, और तीसरा है संसदीय परंपराओं से, जो परंपराएं बन गई हैं संसद की उससे भी वो अपनी शक्तियों और कर्तव्यों को प्राप्त करता है। तो अब हम देखें कि उसकी शक्तियां और कर्तव्य हैं क्या क्या। तो सदन की जो कार्यवाही है और संचालन है उसके लिए वो नियम बनाता है, यह उसका सबसे पहला कर्तव्य है और उसी का निर्णय अंतिम होता है। अध्यक्ष का यह भी कर्तव्य है कि अगर कोरम नहीं है, गण पूर्ति नहीं है, तो वो सदन को स्थगित कर दे। और ये कोरम क्या है? जितने भी चुने हुए मेंबर हैं टोटल, मतलब लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 550। तो 550 सीटों में से अगर 1/10 उसका सदन में उपस्थित नहीं है, 1/10 क्या होगा? 55 सदस्य। तो अगर 55 सदस्य सदन में नहीं है तो वो सदन को स्थगित कर देता है। अब लोकसभा में वोटिंग भी होती है, कोई विधेयक आया तो उसे पारित कराने के लिए वोटिंग होगी। तो जनरली वो लोकसभा का अध्यक्ष वोट नहीं करता है, लेकिन अगर हाँ कहने वाले भी बराबर हैं, ना कहने वाले भी बराबर हैं, तो वो निर्णायक मत अपना दे सकता है। मत अगर बराबरी है तो उस समय वो मत दे सकता है। यहीं पर अगर संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक हो रही है तो उस समय उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। लोकसभा का अध्यक्ष ही ये तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, और उसका निर्णय अंतिम ही होता है। और जो 10वीं अनुसूची है उसके तहत दल बदल का जो बंद है, तो उसके आधार पर भी जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो ही किसी सदस्य के निरर्हता के प्रश्न का निपटारा करता है। और अगर भारतीय जो संसदीय समूह है उसका पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। और ये क्या है? ये भारतीय संसद और विश्व की विभिन्न संसदों के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करता है। वहीं पर वो लोकसभा की सभी जो संसदीय पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं उसका उनके जितने भी सभापति हैं उनकी नियुक्ति भी लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है और उनके कार्यों को रेगुलेट करता है, उनका पर्यवेक्षण भी करता है। वो लोकसभा का अध्यक्ष स्वयं भी कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति का अध्यक्ष होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे राज्यसभा का सभापति, लेकिन उसके पहले हम बात करते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में। तो अध्यक्ष की ही तरह उपाध्यक्ष भी लोकसभा के ही सदस्यों द्वारा चुना जाता है। अब अध्यक्ष का चुनाव जब हो जाता है उसके बाद उपाध्यक्ष को चुना जाता है, और ये जो उपाध्यक्ष है इसके चुनाव की तारीख का निर्धारण कौन करेगा? उसके तारीख का निर्धारण अध्यक्ष करता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है वो अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता, वो प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति ही जवाबदेह होता है, उत्तरदायी होता है। अगर अध्यक्ष संसद में चेयर पर होता है तो उपाध्यक्ष संसद के एक नॉर्मल मेंबर की ही तरह होता है, उसे संसद में बोलने, कार्यवाही में भाग लेने और किसी प्रश्न पर मत देने का अधिकार है। 10वीं लोकसभा जब तक थी तब तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नॉर्मली सेम ही, मतलब जो सत्ताधारी दल है उसी के ही मेंबर होते थे। लेकिन 11वीं लोकसभा से इस बात पर सहमति कर दी गई कि अध्यक्ष जो है वो सत्ताधारी दल का होगा, लेकिन उपाध्यक्ष होगा वो जो मुख्य विपक्षी दल है उससे होगा। इस एक और टर्मिनोलॉजी है सामयिक अध्यक्ष। तो यह संविधान में व्यवस्था है कि पिछली लोकसभा के अध्यक्ष नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक अपने पद पर बना रहता है। तो जब पहली बैठक होगी तो उस समय तो लोकसभा का कोई अध्यक्ष होगा नहीं, तो उस समय पहली बैठक के दिन जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा के ही किसी सदस्य को सामयिक अध्यक्ष नियुक्त करता है। आमतौर पर लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को इसके लिए चुना जाता है और राष्ट्रपति खुद ही जो सामयिक अध्यक्ष है उसको शपथ दिलाता है। वहीं पर जब नया अध्यक्ष जब चुन लिया जाता है चुनाव के बाद लोकसभा में, तो सामयिक अध्यक्ष का पद अपने स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं राज्यसभा का सभापति। अब राज्यसभा का जो सभापति है उसके बारे में हमने विस्तार से उपराष्ट्रपति वाले जो लेक्चर था उसमें हमने बातें की थी। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। और तो हमने देखा राज्यसभा का जो पीठासीन अधिकारी है वो सभापति कहलाता है और उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है। लेकिन जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा होता है तो वो राज्यसभा का सभापति नहीं होता।
अब राज्यसभा का जो सभापति है उसे पद से हटाने की क्या क्या प्रक्रिया है वो हम उपराष्ट्रपति वाले लेक्चर में देख चुके हैं। उपराष्ट्रपति वाले लेक्चर में हम देख चुके हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। और जो ऑनरेबल चेयरपर्सन वाली जो शक्तियां और कार्य हैं वो सेम टू सेम लोकसभा के अध्यक्ष के समान ही होती हैं, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष के पास दो विशेष पावर होती हैं जो राज्यसभा के सभापति के पास नहीं होती हैं। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष ये तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, और उसी का निर्णय अंतिम होता है। वहीं पर लोकसभा का अध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठक का पीठासीन अधिकारी होता है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो सदन का सदस्य होता है, लेकिन जो राज्यसभा का सभापति है वो सदन का सदस्य नहीं होता। लेकिन जैसे लोकसभा का अध्यक्ष है वो निर्णायक मत देने के लिए मतलब निर्णायक मत दे सकता है मत बराबर होने की स्थिति में, वैसे ही जो यहाँ राज्यसभा का सभापति है मतलब उपराष्ट्रपति, ये भी निर्णायक मत देने का अधिकारी है। यहाँ पर भी उप सभापति होता है, लेकिन वो भी सभापति के अधीन नहीं होता है। वो भी किसके अधीन होता है? वो राज्यसभा के प्रति सीधे उत्तरदायी होता है। अब हम देखते हैं संसद का सचिवालय। अब संसद के जो दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उनका अलग अलग अपना सचिवालय स्टाफ होता है, सेक्रेटेरिएट। लेकिन इनमें से कुछ पद जो हैं वो दोनों सदनों के लिए समान है। इनकी भर्ती और जो सेवा शर्तें हैं वो संसद के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। और दोनों जो सदन है उन दोनों सदनों के सचिवालय का मुखिया महासचिव होता है। ये एक मतलब स्थायी अधिकारी होता है और इसकी नियुक्ति सदन का अधिकारी करता है। अब हम आगे देखते हैं संसद में नेता। अब लोकसभा के नियम, इसमें हम देखते हैं पहले तो सदन का नेता क्या है। तो जो लोकसभा के नियम बनाए गए हैं उनके अनुसार जो सदन का नेता है उसका मतलब होता है प्रधानमंत्री। मतलब वो रूलिंग पार्टी का वो अध्यक्ष है, नेता है। और अगर वो लोकसभा का सदस्य है या प्रधानमंत्री के द्वारा सदन का नेता में मतलब मनोनीत किया गया कोई मंत्री है जो सदन का नेता, मतलब अगर प्रधानमंत्री किसी को नियुक्त कर देता है, मनोनीत कर देता है, तो वो भी सदन का नेता होगा। तो इस समय तो हमारे जो लोकसभा है उसके सदन के नेता कौन है? प्रधानमंत्री। लेकिन अगर प्रधानमंत्री किसी को मनोनीत कर देते हैं अपनी जगह पर तो वो सदन का नेता हो जाएगा। इसी तरह से राज्यसभा में भी एक सदन का नेता होता है, वो मंत्री होता है। और राज्यसभा का सदस्य भी जिसे प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है वही वहां का नेता होगा। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये संसद के जो सारे काम हैं उनका निपटारा करने के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जो सदन के जो नेता होते हैं उन्हें अपने नीचे उप नेता मनोनीत करने का भी अधिकार है। इस तरह के जो कार्यकारी हैं उन्हें अमेरिका में बहुमत नेता के रूप में जाना जाता है। तो सदन के नेता होंगे तो फिर विपक्ष के नेता भी होंगे। तो संसद में हम देखते हैं अब विपक्ष का नेता कौन है। तो संसद के दोनों सदनों में एक एक विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष का मतलब जो सबसे बड़ी पार्टी है उनके सदस्य कुल सदस्यों के अगर 10वें हिस्से के करीब में है तो वो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होगी। तो अगर इतनी संख्या है, मतलब कम से कम 55 सीटें हैं, टोटल 550 का 10वां हिस्सा क्या होगा? 55। तो अगर 55 सीटें हैं तो ही उस पार्टी के नेता को विपक्ष का नेता के रूप में मान्यता मिलेगी। जैसे हम देख रहे हैं लोकसभा में आपको ये दिख रहा होगा अधीर रंजन चौधरी, लेकिन ये एक्चुअल में लीडर ऑफ अपोजिशन है नहीं, क्योंकि बीजेपी इतना ज्यादा सीट है कि कोई भी विपक्षी पार्टी उसके पास 10वां हिस्सा है ही नहीं टोटल सीट्स का। तो लोकसभा में इस समय कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। लेकिन वहीं राज्यसभा में अगर हम देखें तो राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जी ये है लीडर ऑफ अपोजिशन। अब ये जो संसदीय व्यवस्था है इसमें विपक्ष का नेता काफी महत्वपूर्ण भूमिका वाला होता है। इसका मुख्य कार्य जो है वो सरकार के कार्यों की ढंग से आलोचना करना एवं वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना है। इसलिए जब लोकसभा एवं राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता हैं इसको 1977 में पहली बार महत्ता मिली थी। इसके जो वेतन और भत्ते हैं वो सारी सुविधाएं कैबिनेट मंत्री की ही तरह होती हैं। 1965 में पहली बार विपक्ष के नेता को मान्यता मिली थी। इसी तरह के कार्य करने वाले को अमेरिका में अल्पसंख्यक नेता कहा जाता है। वहीं अगर संसदीय व्यवस्था की बात हो रही है तो ब्रिटेन की बात होगी। ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था जो है वहां पर एक अनोखी ही संस्था है जिसे शैडो कैबिनेट कहा जाता है, छाया मंत्रिमंडल। इसे विपक्षी दलों द्वारा सरकार के साथ तुलना के लिए बनाया जाता है और अपने सदस्यों को फ्यूचर के मंत्रियों के तौर पर तैयार किया जाता है। इसमें प्रत्येक कैबिनेट मंत्री के लिए विपक्ष का शैडो कैबिनेट होता है और यह शैडो कैबिनेट सरकार का परिवर्तन होने पर वैकल्पिक कैबिनेट की व्यवस्था कर देता है।
अब संसद की बात हो रही है तो व्हिप की भी बात कर लेते हैं। व्हिप क्या होता है? व्हिप को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि जो सदन का नेता है और विपक्ष का ये जो नेता है, ये पद हमारे संविधान में इनका उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन जो सदन के नियम और संसदीय कार्यवाही जो है उनमें क्रमशः इनका उल्लेख किया गया है। दूसरी ओर जो व्हिप है वो इसका उल्लेख ना तो भारत के संविधान में ही है, ना ही जो सदन के नियम है इसमें ही इसका उल्लेख किया गया है। ये जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है उनकी परंपराओं पर ही आधारित किया गया है ये व्हिप प्रक्रिया। व्हिप है क्या? व्हिप का अगर हिंदी हम देखें तो होता है सचेतक। तो जो प्रत्येक राजनीतिक दल है वो चाहे सत्ताधारी हो या फिर विपक्ष का हो, संसद में अपना अपना एक व्हिप होता है। इसको राजनीतिक दलों द्वारा सदन में सहायक नेता के रूप में नियुक्त किया जाता है और इनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने पार्टी के नेताओं को बड़ी संख्या में सदन में उपस्थित रखे और संबंधित मुद्दे के पक्ष में या खिलाफ में पार्टी का सहयोग करे। वो संसद में सदस्यों के व्यवहार पर भी नजर रखता है। सदस्यों के लिए माना जाता है कि वो व्हिप के निर्देशों का पालन करेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये जो टॉपिक्स हैं, संसद का गठन, दोनों सदनों की संरचना, लोकसभा की चुनाव प्रणाली, दोनों सदनों की अवधि, संसद की सदस्यता, संसद के पीठासीन अधिकारी और संसद में नेता, इन विषयों पर चर्चा की। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम बाकी के टॉपिक्स को इसके बाद के वीडियोस में कवर करेंगे। सो डेट्स ऑल फॉर नाउ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।